हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नाभिक या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम अपनी कल की क्लास का एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जाना कि आखिर नाभिकीय बल या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या कहलाता है। हमने कल की क्लास में नाभिकीय बल को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा और हमने नाभिकीय बल की विशेषताएं भी जानी जो बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 अंकों के आने के हिसाब से काफ़ी पर्याप्त हैं क्योंकि नाभिकीय बल और नाभिकीय बलों की विशेषताएं गत वर्षों की बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे 6वें लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक से आप हमारे 6वें लेक्चर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम एक डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक आवर्त सारणी दिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सर मोजली द्वारा दी गई आवर्त सारणी है जिनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के संबंध में व्यवस्थित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इतना तो हम सभी जानते हैं कि भाई जो यहाँ पर 36 लाइनें होती हैं, जो 36 पंक्तियाँ होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं और जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं उन्हें हम वर्ग या फिर समूह कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7वें आवर्त में जो भी तत्व विद्यमान है ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं को ही 7वें आवर्त में व्यवस्थित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि यहाँ पर 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, तो आप आगे आने वाली क्लासों में केमिस्ट्री में समझेंगे कि भाई जो एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी ही आपकी रेडियो सक्रिय या फिर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिवता या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि रेडियो सक्रियता क्या कहलाती है, आखिर किस वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रियता की खोज की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिवता या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता की खोज E.H. बेकरेल ने सन 1896 में की थी। जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं सर E.H. बेकरेल हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर की अब रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिवता कहलाती क्या है। तो परिभाषा में लिखा गया है कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय घटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षय होता है। इसे रेडियो एक्टिव क्षय या फिर रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जो आपकी परिभाषा दी गई है काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है, मतलब जो रेडियो सक्रियता आपकी घटना घटित होती है वो नाभिक में ही संपन्न होती है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षय होता है। मतलब रेडियो सक्रियता एक ऐसी परिघटना का नाम है जिसमें किसी परमाणु का अस्थायी नाभिक क्षय होता है, मतलब न्यूक्लियन आपस में अलग अलग हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछली की क्लासों में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन समझी थी जिसे हम डेल्टा EBN से दर्शाते हैं और हमने जाना कि आखिर भाई कैसे हम नाभिकीय बलों के ही थ्रू यदि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के बीच की दूरी थोड़ी सी फेमटोमीटर बढ़ा दे तो भाई उसका नाभिक टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो भाई ये सभी जो आपके सिलसिले चल रहे हैं वो नाभिक को तोड़ने के लिए ही चल रहे हैं। देखिए, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन नाभिक को तोड़ने के लिए आया। यदि हम नाभिकों में न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर में बढ़ाते हैं तो वहां पर भी क्या होगा कि भाई नाभिक टूट जाएगा। और यहाँ पर रेडियो सक्रियता भी नाभिक को तोड़ने के लिए ही आई है। रेडियो सक्रियता कहती है कि भाई एक नाभिकीय घटना है जिसमें नाभिक क्षय होता है या फिर नाभिक टूटता है। इस क्षय को ही हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। मतलब प्रकृति में केवल ऐसी 3 ही घटनाएं हैं जिनमें किसी परमाणु का नाभिक क्षय होता है या फिर टूटता है। पहला है अल्फा क्षय, जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं। हीलियम के नाभिक में भी आपके 2 प्रोटॉन होंगे, तो भैया अल्फा क्षय एक ऐसा क्षय होता है जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है, या फिर हम सामान्य शब्दों में कहें कि 2 प्रोटॉन वाला कोई एक कण उत्सर्जित होता है, तो उस प्रकार के क्षय को हम अल्फा क्षय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम एक अलग से सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें रेडियो सक्रियता के क्षय को काफी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्षय है बीटा क्षय। बीटा क्षय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रकार का क्षय है बीटा क्षय, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए भाई, अब समझ लेते हैं कि आखिर पॉजिट्रॉन क्या कहलाते हैं। यहाँ पर पॉजिट्रॉन एक नया शब्द आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन कुछ नहीं होता है, एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है पर आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। या फिर आप सामान्य शब्दों में कहें कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश का परिमाण प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण का समान होता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं क्योंकि भाई पॉजिट्रॉन पर प्रोटॉन के आवेश का समान आवेश तो है ही,
लेकिन यहाँ पर पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो यहाँ पर हमें एक नए नाम की आवश्यकता हुई, तो हमने उस कण को दे दिया कि भाई आज से हम इस कण को पॉजिट्रॉन कहेंगे। तो देखिए भाई, आप समझ जाइए कि पॉजिट्रॉन क्या कहलाता है। पॉजिट्रॉन में दो कणों के गुण विद्यमान है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, मतलब पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होगा। लेकिन जो पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है वो ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, जो पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है वो आपकी प्रोटॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के गुण भी लिए हुए हैं और प्रोटॉन के गुण भी लिए हुए हैं। तो भाई मैं तो आपके लिए केवल ये समझा रहा हूँ कि आखिर बीटा क्षय क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीटा क्षय क्या होता है। बीटा क्षय में आपका इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्षय की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है गामा क्षय। गामा क्षय में क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर उस फोटोन की ऊर्जा भी दी गई है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि फोटोन क्या होता है। फोटोन प्रकाश का एक संघटक कण होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति में 3 प्रकार की रेडियोएक्टिव क्षय संभव है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। अल्फा क्षय में क्या होता है, हीलियम नाभिक या फिर 2 प्रोटॉन वाला कोई एक ऐसा कण उत्सर्जित होता है। बीटा क्षय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। और गामा क्षय में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको केवल समझ लेना है। हम इन सभी क्षयों को अपने आगे आने वाली क्लास में काफी अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस डेरिवेशन को समझाने के लिए मुझे आपके लिए केवल इनको तीनों क्षय को एक छोटे से माध्यम से आपको समझाने की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, डेरिवेशन को कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि भाई फिजिक्स तो डेरिवेशंस के लिए ही जानी जाती है और डेरिवेशंस कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मैथ्स के बेसिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हर एक स्टूडेंट्स मैथ्स स्ट्रीम से हो। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो कई सारे बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, उनके लिए भी फिजिक्स पढ़नी होती है। तो उनके लिए मैं मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के साइन को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे x⁴n dx, मतलब यहाँ पर x⁴n का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया गया है। तो वो होगा x⁴n+1 अपॉन n+1। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बॉटनी वाले हैं तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन में x⁴n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम t⁴0 का dt के सापेक्ष समाकलन करें या फिर इंटीग्रेशन करें, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले को हमें केवल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे t⁴0+1 और अपॉन में लिख देंगे 0+1। तो t⁴0 का जो dt के सापेक्ष समाकलन होगा वो हो जाएगा t। देखिए फ्रेंड्स, t⁴1 हो जाएगा, 0+1 ही हो जाएगा और अपॉन में 1 ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं t⁴0 का dt के सापेक्ष समाकलन या फिर इंटीग्रेशन होता है वो t के बराबर ही होता है। यहाँ पर जो आपको अगला फॉर्मूला याद करना है वो होगा 1/x का। जब हम dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा log x। हाँ फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है कि 1/x dx का मान होगा वो होगा log x। देखिए फ्रेंड्स, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य समाकलन होता है और एक निश्चित समाकलन होता है जिसमें हम लिमिट्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लिमिट्स रिलेटेड यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना तो हम समझ गए। यदि आप इन लिमिट्स को भूल जाएं, n और n नॉट को यहाँ पर यदि आप भूल जाएं, तो देखिए 1/n dn का यदि हम समाकलन करेंगे तो भाई हमें log n ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि यदि 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें log x मिलेगा। तो भाई यहाँ तक समझने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आपको n नॉट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, और जो आपको ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ n दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं उच्च सीमा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन में लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं हम। देखिए, समाकलन तो ठीक वैसे ही चलेगा जैसा कि आपका पहले चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ कलाकारी कर देते हैं। लास्ट में हम समाकलन को एक बड़ी पुस्तक में लिख देते हैं और ऊपर उसकी लिमिटेशंस लगा देते हैं कि आपकी उच्च सीमा होगी वो होगी n, और जो आपकी निम्न सीमा होगी वो होगी आपकी n नॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम आगे किस तरीके से लिखते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम आगे लिखेंगे log n माइनस log नॉट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। देखिए, हमने उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया है। जब भी हम किसी समाकलन की लिमिट्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें से हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपको याद कर लेना है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा से ही हम किसी समाकलन के किसी निश्चित समाकलन की लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने n का मान पहले उच्च सीमा रख दिया। उच्च सीमा क्या थी आपकी n थी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने log। आपको उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटानी है। उच्च सीमा का मान हमने यहाँ पर रख दिया n, और यहाँ पर निम्न सीमा क्या थी आपकी भाई n नॉट थी, तो यहाँ पर हमने
लिख दिया माइनस लॉग ई एन नॉट। तो इसे आप ऐसा लिख सकते, समाकलन में जो सीमाएं होती हैं, जो लिमिट्स होती हैं, आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटानी पड़ती है और बस आपको निम्न सीमाओं का मान जो आपने समाकलन के तहत समाकलन के फॉर्मूला को लगाकर आपने जो सॉल्यूशन प्राप्त किया था, ठीक उसमें आपको इसके मान रख देना फ्रेंड्स। बस ऐसे ही आपकी लिमिट सॉल्व हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे लॉगरिदम का भी एक सूत्र यहाँ पर आपको यूज कर लेना है। देखिए इस फॉर्मूले को तो बच्चा बच्चा जानता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। भाई अभी तक बता दीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी। तो फ्रेंड्स ये सब वो फॉर्मूले हैं जो हमारे डेरिवेशन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस 2 इक्वल टू 3। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई हम 2 पर कितने की पावर लगाएं कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर जो आंसर में लिखा है, उन्होंने आरएचएस में लिखा है, वो लिखा है 3। भाई निश्चित सी बात है कि यदि हम 2 के ऊपर 3 की घात को लगाएं तो भाई हमें 8 मिल जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लॉग बेस ए बी इक्वल टू सी। इसका भाई मतलब क्या हुआ? इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम ए के ऊपर कितने की पावर लगाएं कि हमें आंसर बी मिल जाए। तो यहाँ पर आंसर में उन्होंने आरएचएस में लिखा हुआ है सी। तो इसे हम पावर के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं ए टू द पावर सी इक्वल टू बी। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं हम लॉगरिथम फॉर्म या फिर लघुगणकीय रूप, और जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम पावर फॉर्म या फिर घातांक रूप। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3। मतलब वो हमसे एलएचएस में पूछ रहे हैं कि भैया 2 के ऊपर हम कितने की पावर लगाएं कि 8 हो जाए। तो भाई आंसर में उन्होंने लिख दिया कि यदि हम 2 के ऊपर 3 की पावर लगाएं तो 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर लॉग का वास्तविक मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं लघुगणकीय रूप और इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये घातांक रूप में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने बहुप्रतीक्षित डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक होगा वो होगा रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोर्ड वाले आपसे 4 अंक में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन होगा कि भाई रेडियो एक्टिव क्षयता नियम क्या है, इसका चरघातांकी रूप क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए 1 नंबर के लिए रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखने के लिए आ जाएगा और 3 नंबर है वो आपसे डेरिवेशन को पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नियम समझते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है। तो नियम में लिखा है कि किसी रेडियो एक्टिव नमूने में जिसमें अल्फा बीटा अथवा गामा क्षय हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों प्रकार के क्षय को हम समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी रेडियोएक्टिव नमूने में अल्फा बीटा एवं गामा क्षय हो रहा है। यह पाया जाता है कि एकांक समय में क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। सर यहाँ पर हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, लेकिन सर मैं आपके लिए अब समझाता हूँ कि आखिर नियम हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास मान लीजिए कई सारी बलून्स हैं और आपके पास उन बलून्स में हवा भरने के लिए एक छोटा सा पंप है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात की क्या निर्भरता होगी कि उन बलून्स को आप कितनी संख्या में फुला पा रहे हैं या फिर कितने सारे बलून्स में आप हवा भर पा रहे हैं। भाई ये बात तो केवल इस बात पर ही निर्भर करेगी कि आपकी उस पंप में, आपके उस छोटे से पंप में कितनी ज़्यादा हवा है। जितनी ज़्यादा उस पंप में हवा होगी, ठीक उतनी ज़्यादा बलून आप उस पंप की सहायता से फुला सकते हैं। देखिए भैया, इतनी बात तो आप मान रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हवा आपके पंप में होगी, ठीक उतने ज़्यादा बलून फुला सकते हैं। भैया अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यार बलून्स को तो हम मुँह से ही फुला सकते थे। तो फ्रेंड्स मैं उनके लिए बता दूं कि मान लीजिए हम एयर बलून्स में नाइट्रोजन गैस भरी है। भैया अब आप नाइट्रोजन गैस को अपने मुंह से तो नहीं निकाल सकते, भैया हमारे मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पे आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। मैं आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नमूना लिखा गया है। नमूने का मतलब यहाँ पर सैंपल है। मतलब हमने कोई एक रेडियो एक्टिव नमूना ले लिया जिसका नाभिक आसानी से टूट सकता है, तो उससे अल्फा बीटा या फिर गामा क्षय हो रहा है। यह पाया जाता है कि एकांक समय में क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। निश्चित सी बात है कि भाई वो हमारे पास जो नमूना है, जो हमने सैंपल दिया है, उसमें जितने अधिक नाभिक होंगे, ठीक उतनी ही ज़्यादा हमारे विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या होगी। फिर निश्चित सी बात है कि एकांक समय में क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यदि 1 सेकंड में जितने भी नाभिक क्षय हो रहे हैं, ये उस बात पर निर्भर करेगी कि भाई जो हमने सैंपल लिया है, जो हमने नमूना लिया है, उस नमूने में कितने ज़्यादा नाभिक उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स बस यही 1 नंबर का आपका यहाँ से रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ सीखने के अकॉर्डिंग। और मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि आखिर
रेडियो एक्टिव क्षयता नियम क्या कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको मार्क्स के तौर पर इस वजह से डिवाइड कर रहा हूँ कि देखिए हो ना हो, चाहे आप पढ़ें ना पढ़ें, आईएमपी लगाएं या फिर ना लगाएं, देखिए एट द एंड फाइनल आपको बोर्ड एग्जाम में तो लिखना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि मान लीजिए यदि दिए गए नमूने या फिर सैंपल में नाभिकों की संख्या कैपिटल एन है और डेल्टा टी समय में डेल्टा एन नाभिक क्षयित हो रहे हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास जो हमारे सामने नमूना है उसमें कुल नाभिकों की संख्या कैपिटल एन है और डेल्टा टी समय मतलब एक निश्चित समय अंतराल में डेल्टा एन नाभिक क्षयित हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम से डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी समानुपाती होगा कैपिटल एन की। हाँ फ्रेंड्स, अभी तो हमने रेडियो क्षयता के नियम में जाना कि आखिर भाई उस नमूने में जितने ज्यादा नाभिक होंगे ठीक एकांक समय में उतने ज्यादा ही नाभिक क्षय होंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर समानुपाती होगा कैपिटल एन की। देखिए फ्रेंड्स कैसी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर किस बात को दर्शा रहा है भैया, यहाँ पर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इस बात को दर्शा रहा है कि जो हमारे पास सैंपल या नमूना है उसमें से प्रत्येकांक समय में कितने ज्यादा आपकी नाभिक क्षयित हो रहे हैं वो सब आपके अनुक्रमानुपाती होंगे कि उस नमूने में कुल नाभिकों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डेरिवेशन में आगे लिखेंगे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर, देखिए फ्रेंड्स जग जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी समानुपात का चिन्ह खत्म होता है वहाँ एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब हमने अनुक्रमानुपात या फिर समानुपात का नियम को अलग किया तो यहाँ पर बराबर आ गया और एक नियतांक आ गया जिसे हमने लिखा है लैम्डा और एन आपका यथावत रहेगा। तो फ्रेंड्स इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहाँ पर क्षयता नियतांक या फिर विघटन स्थिरांक होगा, जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दिया है कि डेल्टा टी समय में दिए गए नमूनों में नाभिकों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, मतलब निश्चित तौर पर जब कोई समय गुजर जाएगा, कोई निश्चित समय गुजर जाएगा तो जो हमारे पास नमूना था उस नमूने में जो नाभिकों की संख्या थी वो निश्चित तौर पर घटेगी। देखिए भाई क्योंकि यहाँ पर रेडियोएक्टिव क्षय हो रहा है मतलब कमी हो रही है, तो जो हमारे पास नमूना था उस नमूने में कुल नाभिकों की संख्या में कमी आएगी और कमी को कौन सा चिन्ह दर्शाता है भाई, कमी के लिए हमारे लिए माइनस चिन्ह दर्शाता है। तो इस कारण से हमने लिखा है जो परिवर्तन होगा नाभिकों की संख्या में वो होगा डी एन इक्वल टू माइनस डेल्टा एन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डी एन इसलिए हमने लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डी एन अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है और चूंकि निश्चित तौर पर नाभिकों की संख्या में कमी ही आ रही है इस कारण से हमने लिखा हुआ है कि डी एन बराबर होगा माइनस डेल्टा एन की। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर हमने क्यों यहाँ पर माइनस लिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि जब डेल्टा टी अग्रसर हो शून्य की ओर, इसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, या फिर हिंदी में कहें कि जब डेल्टा टी या फिर वो समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर हो तो एन मतलब नाभिकों की कुल संख्या में क्या परिवर्तन होगा, वो होगा डी एन अपॉन डी टी बराबर होगा माइनस लैम्डा इंटू एन की। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस हमने इस कारण से लिया है कि नाभिकों की संख्या में कमी आ रही है, इस कारण से हमने माइनस लैम्डा इंटू एन लिख दिया है। तो फ्रेंड्स हमने समीकरण 1 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, हमने यहाँ पर चूंकि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ था तो वहां पर हमने बहुत ही कम समय अंतराल ले लिया। देखिए डेल्टा भी परिवर्तन को ही दर्शाता है लेकिन यहाँ पर जो आपका डेल्टा है वो थोड़ी सी अधिक परिवर्तन को दर्शाता है और जब हम यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी की बात करें तो यहाँ पर यह अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए दर्शाता है। हाँ फ्रेंड्स डेल्टा जो होता है वो काफी बड़ी परिवर्तन के लिए दर्शाता है और यदि हम डी की बात करें तो डी हमें सूक्ष्म परिवर्तन से अवगत कराता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हमने यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने तो पहले ही लिख दिया था कि जब डेल्टा टी या फिर वो निश्चित समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर हो, इससे हमने लिखा है कि डी एन अपॉन डी टी बराबर होगा माइनस लैम्डा इंटू एन के। माइनस इस कारण से लिया है हमने कि नाभिकों की संख्या में कमी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने डेरिवेशन में भी आगे लिखा हुआ है कि यहाँ ऋण चिन्ह मूल नाभिकों में क्षय होने वाली डेल्टा एन को दर्शाता है। जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब हम इनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं कि आखिर क्या किस चीज को प्रदर्शित करेगा। तो लैम्डा होगा रेडियोएक्टिव क्षय स्थिरांक या फिर जिसे हम लिख सकते हैं कि इसे विघटन स्थिरांक भी कहा जा सकता है। डेल्टा एन होगा क्षयित नाभिकों की संख्या, मतलब जितने भी नाभिक टूट चुके हैं उनकी संख्या को जो प्रदर्शित करेगा वो हमारा डेल्टा एन ही करेगा। यहाँ पर एन होगा नाभिकों की संख्या या फिर आप लिख सकते हैं कि मूल नाभिकों की संख्या को यहाँ एन रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट में जो हमने लिखा होगा कि डेल्टा टी बराबर होगा समय। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अब हम समीकरण 2 के साथ कुछ कलाकारी करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, देखिए भाई आप खुद ही समझ गए हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पक्षांतर कर लिया है, यहाँ पर हमने इस n को LHS के अपॉन में भेज दिया
और इस dt जो अपॉन में था LHS की उसके लिए हमने RHS की इनटू में भेज दिया। तो फ्रेंड्स इस कारण से जो हमें समीकरण नंबर 2 का मॉडिफिकेशन फॉर्म मिल गया वो हो गया dn अपॉन n इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। तो फ्रेंड्स इसी दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अपने डेरिवेशन को समीकरण 3 तक बढ़ा लिया है। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मैंने डेरिवेशन कराने से पहले आपको क्लास में बेसिक मैथ्स के कुछ फॉर्मूले याद कराए थे, कुछ फॉर्मूले को समझाया था। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम समीकरण 3 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स समाकलन का चिन्ह दर्शाएगा, इस कारण से हमने यहाँ पर लिमिट भी लगाई हुई है n नॉट से लेके n तक। देखिए फ्रेंड्स n नॉट से लेकर n तक क्यों लिया गया है, देखिए यहाँ पर n नॉट किस चीज को दर्शाएगा, n नॉट उन नाभिकों की संख्या को दर्शाएगा जो समय t इक्वल टू 0 पर थी। तो भाई t इक्वल टू 0 मतलब समय जब जो शून्य था, जब हमने समय की गणना करना स्टार्ट नहीं किया था, उस समय पर नाभिकों की संख्या तो यथावत ही रही होगी जितने की उस नमूने में संख्या रही होगी। तो इस कारण से हमने यहाँ पर n नॉट या फिर n जीरो लिया है, मतलब समय t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या से लेके समय t बराबर समय t पर नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने LHS का समाकलन सीमाओं को रखकर कर दिया है। ठीक ऐसे ही अब हम RHS का समाकलन भी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पर माइनस लैम्डा एक नियतांक होगा और हम सभी जानते हैं कि कोई समाकलन करें चाहे आप अपकलन करें, उस स्थिति में जो आपका नियतांक होता है वो समाकलन की ठीक बाहर आ जाता है। तो इस कारण से हमने माइनस लैम्डा को लिख दिया है बाहर और अब हमने लिमिट्स यहाँ पर भी लगा दी है समय t बराबर 0 से लेके समय t तक। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर लिमिट्स को लगाना बेहद जरूरी था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिमिट्स लगाई है t नॉट या फिर t जीरो से लेकर किसी समय t तक। देखिए फ्रेंड्स t टू द पावर 0 इंटू dt लिखा हुआ है, t टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। यदि हम किसी भी संख्या पर 0 की पावर लगाएं तो भाई हमें जो रिजल्ट मिलने वाला होता है वो तो 1 ही होता है। तो इस कारण से कि यहाँ पर हमने क्यों t टू द पावर 0 का dt के सापेक्ष समाकलन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी क्लास की स्टार्टिंग में जाना था, जब हम बेसिक मैथ का एक क्विक रिवाइज कर रहे थे, तो उसमें हमने जाना था कि आखिर 1/n का यदि हम dn के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा log en। यहाँ पर log ही दर्शाएगा हमारे नेचुरल log को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कोष्टक बनाकर रीजंस को भी लिखना है, क्योंकि मैंने आपके लिए उन रीजंस को पहले ही बता दिया है तो मैं यहाँ पर आपके लिए रीजंस नहीं लिखूंगा। लेकिन जब आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको बाजू में ब्रैकेट लगा कर इनके रीजंस को भी सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है माइनस लैम्डा यथावत रहेगा, एक नियतांक था। देखिए फ्रेंड्स t टू द पावर 0 का जब हमने dt के सापेक्ष समाकलन किया तो हमें मिल गया t। हाँ हमने इसको भी अपनी क्लास के स्टार्टिंग में भी जाना था कि आखिर कैसे t टू द पावर 0 का जब हम dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो t ही मिलेगा। और यहाँ पर भी हमने अपने लिमिट्स को लगा दिया है। यहाँ पर हमारी जो लोअर लिमिट होगी, जो निम्न सीमा होगी वो होगी t नॉट, और जो हमारी अपर लिमिट या फिर उच्च सीमा होगी वो होगी t। ठीक ऐसा ही यहाँ LHS में भी अप्लाई होगा, वो होगा कि आपका n नॉट निम्न सीमा होगी और जो आपकी कैपिटल N होगी वो उच्च सीमा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, देखिए सीमाओं का क्या नियम होता है। जब हम सीमाओं को सॉल्व करते हैं किसी समाकल को हल करते वक्त, तो क्या करते हैं हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं। तो ठीक वही रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने इस n को यहाँ पर रख दिया और लिख दिया log en माइनस, चूंकि हम उच्च सीमा में से अब हम निम्न सीमा घटा रहे हैं तो यहाँ पर निम्न सीमा का मान रख देंगे, तो वो हो जाएगा log e n जीरो, या फिर इसे आप कह सकते हैं log बेस e n नॉट। ठीक ऐसा ही अब हम RHS में कर लेते हैं। चूंकि माइनस लैम्डा हमारे पास पहले से नियतांक में है तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और आगे सॉल्व करेंगे t माइनस टी जीरो। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दी। हमारी उच्च सीमा t थी और निम्न सीमा थी t नॉट, इस कारण से हमने लिख दिया है t माइनस टी नॉट। देखिए फ्रेंड्स अब हम वो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जिससे बच्चा बच्चा जानता है। देखिए log a माइनस log b क्या होता है, जिसमें हमने लिख दिया log a अपॉन b। हाँ हम सभी जानते हैं कि log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, इस कारण से हमने LHS में लिख दिया है log बेस e n अपॉन n नॉट, और बराबर में हमने यथावत लिख दिया है माइनस लैम्डा
टी माइनस टी नॉट, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रेंड्स हमारा डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 4 तक आगे बढ़ गया है। चलिए अब टी नॉट बराबर 0 रखकर समीकरण 4 को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। मतलब समय टी नॉट बराबर हम यहाँ पर 0 रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, निश्चित तौर पर टी नॉट का मान 0 ही होगा, क्योंकि भाई टी नॉट उस समय को प्रदर्शित कर रहा है जब हमारे नाभिकों की संख्या विघटित होना शुरू नहीं हुई थी उस नमूने में से। तो चलिए अब हम समीकरण 4 में टी नॉट इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो फ्रेंड्स हम LHS में यथावत ही लिखा रहने देंगे log e n अपॉन n नॉट, लेकिन RHS में देखिए जब हम t में से 0 घटाएंगे तो हमें t ही मिलेगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है कि भाई यहाँ पर RHS में माइनस लैम्डा इंटू टी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि ई के ऊपर कितने की पावर लगाएं कि हमें n अपॉन n नॉट मिल जाए। तो भैया सोल्यूशन तो इसी क्वेश्चन में दिया है ना, इसी फॉर्म में दिया गया है कि यदि हम ई के ऊपर माइनस लैम्डा इंटू टी की पावर लगा दें तो हमें n अपॉन n नॉट मिल जाएगा, जैसा कि अब हमने बेसिक मैथ्स के फॉर्मूलों में जाना था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी n अपॉन n नॉट। फ्रेंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर हमने कैसे इसके लघुगुणकीय रूप को हमारे अनुसार घातांकी रूप में परिवर्तित कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल टू n नॉट। देखिए इस n नॉट को हमने RHS की इंटू में भेज दिया तो हो गया n नॉट इक्वल टू, तो हो गया n इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। लास्ट में हमें थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि आखिर n नॉट क्या है। तो यहाँ n नॉट समय t नॉट पर नाभिकों की संख्या है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निश्चित तौर पर जाना कि t नॉट पर जो नाभिकों की संख्या होगी उसे हम n नॉट से या फिर n0 से दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स उपरोक्त समीकरण रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम या फिर चरघातांकी रूप है। एक यहाँ पर स्पेशल नोट लिखा गया है कि विद्युत बल्ब ऐसे किसी चरघातांकी नियम का पालन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। इस डेरिवेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आपको इस डेरिवेशन को समझने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है तो आप इस लेक्चर को, इस डेरिवेशन को फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।